अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटैक्स बोर्ड की बुक 7 की एक्सरसाइज नंबर 9.3 देखने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर 9 का एंड है, जिसमें कि वर्ड प्रॉब्लम्स में चैप्टर 9 को कवर किया गया है। तो आसान है, मुश्किल नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको पहले भी कहा है कि ज़्यादा आसान होते हैं नॉर्मल क्वेश्चंस के मुकाबले में, क्योंकि उसमें जो प्रॉब्लम क्वेश्चन के वर्ड्स में जो प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है बस वही होती है। मैथमेटिकली वो क्वेश्चन आसान होते हैं। शुरू करते हैं। Aslam has rupees 35 in his pocket. He purchased 3 pencils. Still he has rupees 5 in his pocket. Find the price of pencils. अब देखिए, ये जो बात इंग्लिश में लिखी है इसको मैथ्स में कैसे लिखते हैं। पहला मैं लिखूंगा, आगे से आप समझिएगा। और शुरू में ना बच्चों, आपको शायद थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके ना चीज़ों को याद करना पड़े कि इस सवाल में ऐसा ही हुआ था। लेकिन जब आप पूरे एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे 2-4 दफ़ा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, अच्छा ये यूँ चल रहा है। देखिए, अहमद ने कितनी पेंसिल्स परचेज़ की? 3। एक पेंसिल की कीमत कितनी है हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम कहते हैं लेट्स एज्यूम, या बल्कि और आसान अल्फाज में लिखते हैं भाई, x इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है। हमें पता नहीं है ना, जो चीज़ हमें पता नहीं होती है हम उसको x कह देते हैं या y कह देते हैं, z कह देते हैं। कितनी पेंसिल्स थी जी? क्या लिखा हुआ है सवाल में? 3 पेंसिल्स मल्टीप्लाइड बाय x। 3 पेंसिल थी। एक पेंसिल की कीमत कितनी है वो हमें नहीं पता, वो हमने x रखी हुई है। तो 3 पेंसिलों में कितने पैसे खर्च किए होंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय x। अगर लेट सपोज एक पेंसिल की कीमत 5 है तो तीन पेंसिल पे कितने खर्चे किया होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15। तो ये ऐसे निकाला हमने। एक पेंसिल की कीमत 5 है तो 3 पेंसिल पे कितने खर्च किए होंगे? 3 5 15। एक पेंसिल की कीमत x है तो 3 पेंसिल पे कितने खर्च किए होंगे? 3x। अब सवाल ये है कि क्या 3x खर्च किया तो उसके बाद क्या हुआ? 5 रुपये और भी बच गए। फिर भी 3 पेंसिलें और जो बचे 5 रुपये हैं वो मिला लें तो टोटल पैसे कितने बनते हैं? टोटल पैसे वो बनते हैं जो उसकी जेब में थे, 35 रुपये। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना भैया जी? बात समझ आ रही है? 3 पेंसिलों पे खर्चा किया, समथिंग, मुझे नहीं पता कितना खर्चा किया। उसके बाद 5 रुपये और बचे, वो मिला के कितने बच गए? टोटल बन गए, वो मिला के टोटल 35 रुपये बने। इस सवाल की इक्वेशन ऐसे बनेगी। अब इसमें मालूम क्या करना है? मालूम करना है कि पेंसिल की कीमत क्या थी, यानी x क्या था। तो हम x कैसे मालूम करते हैं? बहुत आसान है, हम x को अकेला कर देते हैं। पहले 5 को उधर लेके जाएंगे तो 3x, हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ साइड्स। 3x प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 35 माइनस 5। दोनों साइड से 5 माइनस हो गया तो ये 5 से 5 कट गया, ये 30 रह गया और ये 3x रह गया। अब क्या करूँगा? डिवाइड बाय 3 बोथ साइड्स, तो 3x अपॉन 3 से 3 कट गया इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 3। आंसर आया x इज इक्वल्स टू 10। तो हम कहेंगे प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू 10। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं कि अली हैज सम अमाउंट ऑफ रुपीज, इफ रुपीज 7 इज एडेड टू थ्राइस ऑफ दैट अमाउंट। अब वो अली के पास कितने पैसे हैं नहीं पता हमें। अली के पास कुछ पैसे हैं। अली हैज x रुपीज, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितने पैसे हैं तो हम उसी को x ले लेंगे। सवाल देख रहे हैं आप लोग गौर से? अली हैज x रुपीज, सम अमाउंट ऑफ रुपीज, उसको x कह दिया हमने। अगर 7 एडिट किया जाता है किस में? पढ़े जरा, नाबिया पढ़नी है ऐसे छापनी है।
इफ 7 इज एडेड, अगर 7 जमा किया जाता है किस में, थ्राइस 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट, वो अमाउंट जो हमने एज्यूम की हुई है x, तो क्या बन जाता है, तो बन जाता है टोटल 22। इक्वेशन बन गई। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। लेट्स फाइंड x। तो पहले हम 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड्स, ये हो जाएगा 3x, 7 प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 22 माइनस 7, हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 22 में 7 गए 5, 15 बचे। फिर क्या करेंगे, आपको बताया 3 से डिवाइड कर देंगे, आगे आंसर खुद निकाल लीजिएगा। ये पिछली एक्सरसाइज से किया हुआ है पूरा समय। नेक्स्ट, असल में सारा गेम ही क्वेश्चन बनाने का है, मैंने बताया था, सवाल तो आसान होगा। द लेंथ ऑफ अ रूम इज 1.5 मोर देन इट्स ब्रेथ। अब लेंथ कितनी है ये पता नहीं है, तो लेंथ ऑफ द रूम इज एल कर देते हैं, मतलब एक्स एक्स लिए जा रहे हैं, ऐसे एल कर देते हैं। तो लेंथ ऑफ द रूम इज इक्वल्स टू एल, ठीक है। अब कह रहे हैं वो उसकी ब्रेथ से, ब्रेथ ऑफ द रूम इज इक्वल्स टू बी, लेट सपोज। लेंथ जो है वो ब्रेथ से 1.5 टाइम्स ज़्यादा है, यानी अगर लेंथ 2 है तो ब्रेथ 3 है, क्या नहीं, ब्रेथ 2 है तो लेंथ 3 है, 1.5 टाइम्स ज़्यादा है। कह रहे हैं लंबाई चौड़ाई से 1.5 गुना ज़्यादा है, यानी चौड़ाई अगर 1 है तो लंबाई कितनी होगी, 1.5। चौड़ाई अगर 2 है तो लंबाई होगी 3। चौड़ाई अगर 10 है तो लंबाई होगी 15। बात समझ आ रही है, मुश्किल तो नहीं है ज़्यादा बात। अच्छा, तो कह रहे हैं कि एक कमरा है जिसकी चौड़ाई, लंबाई उसकी चौड़ाई से 1.5 टाइम्स ज़्यादा है। अगर सारे कमरे की लंबाई चौड़ाई 63 है, लंबाई चौड़ाई मिला के, तो बताइए लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। मुश्किल सवाल नहीं है, देखिएगा समझिएगा क्या हो रहा है। इधर देखें कि लेंथ जो है वो ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय 1.5 है। ये तो एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। लेंथ जो है वो ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय 1.5 है, ये बात समझ में आती है। और ये कह रहे हैं लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना है, 63। ये समझ में आ रही है बात कि मैंने कैसे निकाला 63, क्योंकि इन्होंने कहा ये 1 है ये 2 है, इन्होंने कहा कि पेरीमीटर 63 है। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है कि किसी भी शेप के बाहर से सारी लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ ऐड कर लो, एक लंबाई प्लस एक चौड़ाई प्लस एक लंबाई प्लस एक चौड़ाई, इन सबको ऐड कर लो तो पेरीमीटर कहलाता है। तो एक लंबाई एक चौड़ाई, रेक्टेंगल था ना इसलिए मैं 2 लंबाइयाँ 2 चौड़ाइयाँ ले ली, ये सब मिला लो तो 63 बनता है, तो मैंने 63 लिख दिया। ये 2 इक्वेशंस बन गई। 2 इक्वेशंस बनना क्यों ज़रूरी है, जब हमारे पास एक सवाल में 2 वेरिएबल्स मालूम करने हों, एल भी मालूम करना है बी भी मालूम करना है, तो एक इक्वेशन से मालूम नहीं हो सकेगा। अब 2 इक्वेशंस चाहिए होंगी। एक इक्वेशन से एक चीज़ को अकेला किया जाएगा जो खुद ही अकेला है अभी तो यहाँ पे इत्तेफाक से, और उसकी वैल्यू दूसरी इक्वेशन में डाली जाएगी। इससे क्या होगा कि दूसरी इक्वेशन से एल गायब हो जाएगा। देखें एल की क्या वैल्यू है, एल की वैल्यू है 1.5 बी। अब जहाँ जहाँ दूसरी इक्वेशन में एल है, अगर हम वहाँ 1.5 बी डाल देंगे तो इस इक्वेशन से एल गायब हो जाएगा, खाली बी रह जाएगा। खाली बी की वैल्यू निकालना आसान होगा, हमारे लिए मैं करके दिखाता हूँ कि एज एल इज इक्वल्स टू 1.5 बी, पुट द वैल्यू ऑफ एल इन इक्वेशन 2। अब जहाँ जहाँ एल लिखा है वहाँ 1.5 बी कर दूंगा मैं, 1.5 बी प्लस 1.5 बी प्लस बी इज इक्वल्स टू 63। अब सारे बी ऐड करना बड़ा आसान है,
एक बी और एक बी 2b, और 1.5b और 1.5b कितने बी? 4B। 3b। 1.5 और 1.5 3 होते हैं, तो 3 और एक 4 और एक 5 हो गए, तो ये बन गए 5b इज इक्वल्स टू 63। बात समझ आ रही है? ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी है। 1.5 पराठा, 1.5 पराठा, एक पराठा, एक पराठा, कितना पराठा हो गया? 5 पराठा। इसमें क्या चीज़ समझ नहीं आई मुझे बताइए, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे b की वैल्यू निकालने के लिए हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड्स, दिस इज 5/5b इज इक्वल्स टू 63/5। काट दें, क्या बनेगा? 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 1 बचा, 5 2 ज़ा 10, 3 बचा, 5 6 ज़ा 30, तो आंसर आया 12.6। ठीक है, 12.6 क्या आ गया? ब्रेड्थ। ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 12.6। आगे चलते हैं। एक्स की जगह हमने एल और बी बोल दिया था। एक्स बोलना ज़रूरी थोड़ी है, हर इंसान का नाम एक्स थोड़ी है। किसी इंसान का नाम एक्स है, किसी का वाई है, किसी का जीम है, किसी का जे है, किसी का केला है, किसी का अमरूद है। तो कितने अमरूद हुए? तो अमरूद का नाम मैं अलिफ से लिख सकता हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं हर चीज़ को एक्स बोलूँ। तो मुझे पता चल गया कि बी की वैल्यू आई, कितनी आई थी यार? 12.6। तो अब मुझसे बताइए एल कितनी है? पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी? लेंथ इज इक्वल्स टू 1.5b। बी की वैल्यू पता है हमें, तो लेंथ इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू बी की वैल्यू क्या आई है? 12.6। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 12.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 किया हमने, तो क्या बना? 6 5 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 11 12 13, 5 1 ज़ा 5 + 1 6, 6 2 1 0 9 8 1, 2 लगाए, तो लेंथ इज इक्वल्स टू 18.90। वाह वाह वाह, पूरा सवाल ही मैंने सॉल्व कर दिया, मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं आपको करने के लिए। इतना आसान सवाल है ये, अलजेब्रा का सबसे बेसिक सवालों में से एक है। इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको, खुद ब खुद आपको लेंथ और ब्रेड पता चल गई। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा करना पड़ेगा। अगले सवाल में पूछ रहे हैं एक ट्रायंगल का पेरीमीटर है। कितना आसान सवाल है भाई, वाह वाह। एक ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर है। ट्रायंगल ऐसा होता है या ऐसा होता है, जैसा भी होता है। पेरीमीटर मतलब उसकी सारी साइडें नापी हुई हैं अलग अलग। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर है वो कितना है? 11 है। अब हम 3 साइडें बोल देते हैं इसकी, ए बी और सी। ट्रायंगल की 3 साइडें ही होती हैं ना भाई, या उससे ज़्यादा होती हैं? 3 होती हैं। कह रहे हैं कि 3 साइडें हैं, एक ए बी की लंबाई है प्लस बी सी की लंबाई है प्लस ए सी की लंबाई है। 3 लंबाइयां हैं इसमें, ए बी ए सी बी सी। समझ में आ रही है बात? ये बात समझ आ रही है या मुश्किल लग रही है बात? कि 3 लंबाइयां हैं एक ट्रायंगल में, तीनों लंबाइयों को ऐड करो तो उसको पेरीमीटर कहते हैं। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर है जनाब, कितना है? 11। ट्रायंगल का पेरीमीटर है 11, ये तो बात चल गया। अब ये पूछ रहे हैं हमसे ए बी एंड बी सी डिफर इन लेंथ बाय 1 सेंटीमीटर and their size 8C and BC differ in length by 3 सेंटीमीटर. Find the length of each side. अब किसी एक को बड़ा मानना पड़ेगा। ए बी और बी सी में जो फ़र्क है वो ए बी माइनस बी सी, कितना आंसर आता है? 1 सेंटीमीटर। ये कैसे पता चला मुझे नाबिया? सवाल में बताया हुआ इन्होंने,
सवाल में कह रहे हैं साइड ए बी एंड बी सी डिफर इन लेंथ बाय 1 सेंटीमीटर। अब बी सी माइनस ए बी लिखता या ए बी माइनस बी सी लिखता, ये इन्होंने बताया नहीं मुझे, तो मैं खुद ही से अज्यूम कर लेता हूँ कि ए बी में से बी सी माइनस किया तो एक बचा, ये इन्होंने बोला हुआ है यहाँ पे, और बोल रहे हैं कि ए सी में से बी सी माइनस करो तो 3 सेंटीमीटर बचते हैं। ये खुद कह रहे हैं यहाँ पे ए सी और बी सी का डिफरेंस जो है वो 3 सेंटीमीटर है। बताइए हर साइड की लंबाई कितनी है? ठीक है, मज़े की बात यह है कि किसी एक वेरिएबल में सब कुछ डाल दें, ए बी को भी ए सी बी सी कुछ और बना दें, यानी तीनों को एक जैसा बना दें, तो हमारा आंसर निकलना शुरू हो जाएगा, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। ठीक है ना भैया? ए बी बी सी ए सी आपस में ऐड नहीं हो सकते क्योंकि तीनों अलग अलग वेरिएबल हैं। अगर ये भी एक्स होता, ये भी एक्स होता, ये भी एक्स होता, तो हो जाता 3x, और 3 को उधर कर देते, आंसर आता है x = 11/3। कितना आसान हो जाता। इन सबको एक करना पड़ेगा हमें, इसीलिए ये दिया हुआ है इन्होंने गेम। ये क्या दिया हुआ है? ए बी माइनस बी सी = 1। ठीक है, तो हम बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी सी कैसे निकलेगा? बी सी को हम उधर ले जाएंगे, 1 को हम इधर ले जाएंगे, यानी क्या होगा, कैसे करेंगे कि बी सी यहाँ माइनस हो रहा है, उसको प्लस में देना है, तो हम कहते हैं कि पहले इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। ये कितना था? कितना था? ये =3 था, याद है? तो हम इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं कि दोनों में से बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, या ए बी की निकाल लें। मैं बी सी में इसलिए कन्वर्ट करना चाहता हूँ कि इसमें भी बी सी है, इसमें भी बी सी है, तो दोनों को बी सी की शक्ल में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से बी सी हटाना है, ए बी भी एक तरफ है, बी सी भी एक तरफ है, ए बी को उधर रोक के बी सी को उधर लेके जाना है। तो इक्वेशन 1 को क्या करते हैं हम? इक्वेशन 1 को ऐड बी सी ऑन बोथ साइड्स। क्या होगा इससे ना भैया? ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी =1 प्लस बी सी। बी सी से बी सी कट जाएगा। इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? ए बी =1 प्लस बी सी। ए बी का पता चल गया कि क्या है, बी सी की शक्ल में। अब ए सी को मालूम करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में क्या करने वाले हैं? हाँ, ये सॉरी ए बी है। वाह वाह वाह, बच्चे बहुत तेज़ हैं हमारे, समझदार माशाल्लाह। इसको 2 को उठाते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को, सॉरी ये 1 नहीं थी, ये 2 थी और ये 3 थी। 3 को उठाते हैं तो हम कहते हैं ऐड बी सी ऑन बोथ साइड्स। जब बी सी ऑन बोथ साइड्स ऐड होगा तो ये हो जाएगा ए सी माइनस बी सी प्लस बी सी = 3 प्लस बी सी। तो ये बी सी कट जाएगा, अकेला ए सी रह जाएगा। क्या बना? ए सी = 3 प्लस बी सी। अब ये बड़ी मज़े की चीज़ हो गई हमारे पास। क्या मज़े की चीज़ हो गई? कि हमारे पास एक इक्वेशन थी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी =11। हमें पता चल गया कि ए बी की क्या वैल्यू है बी सी की शक्ल में। ए बी की क्या वैल्यू है? 1 प्लस बी सी। इसको मैं नाम दे देता हूँ अपनी आसानी के लिए 4 और इसको कह देता हूँ अपनी आसानी के लिए 5। हम कहेंगे पुट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड ए सी फ्रॉम 4 and 5 इन इक्वेशन 1। तो इससे क्या हुआ कि ये बन गई, ए बी की जगह क्या लिखा? ए बी = क्या था? ए बी = 1 प्लस बी सी, और ए सी =
3 प्लस बी सी, देखिए क्या मज़ेदार काम होने वाला है। 1 प्लस बी सी प्लस बी सी, ये पहले का आ गया, और ए सी इज इक्वल्स टू क्या था, 3 प्लस बी सी इज इक्वल्स टू 11। अब गौर कीजिए, मैंने ये वही किया जो पिछले सवाल में किया था। अब इस इक्वेशन में बी सी बी सी बी सी बी सी है खाली, तो 1 प्लस बी सी प्लस बी सी प्लस 3 प्लस बी सी, तो एक बी सी, दो बी सी, तीन बी सी, एक 1 और एक 3, तो हो गया 4 प्लस 3 बी सी इज इक्वल्स टू 11। अब देखें, आपको खुद ही समझ में आ गया होगा क्वेश्चन सॉल्व होने वाली है। हम यहाँ से कहते हैं सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड, है ना भाई, 4 फ्रॉम बोथ साइड्स, ये क्या बन जाएगा, 4 प्लस 3 बी सी माइनस 4 इज इक्वल्स टू 11 माइनस 4, तो ये 4 से 4 कट गया, ये आ गया 3 बी सी इज इक्वल्स टू 11 में से 4 जाते हैं, कितने बचते हैं भाई, 7 बचते हैं। तो बी सी डिवाइड बाय क्या करेंगे ना भैया, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा, तो इसको साफ कर लूँ भाई मैं, असल में सवाल ज़रा बड़ी जगह पे होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था। तो बी सी इज इक्वल्स टू, बी सी इज इक्वल्स टू 7/3, है ना, बी सी इज इक्वल्स टू 7/3, क्योंकि ये भी 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा, ये कट जाएगा, 7/3 बच जाएगा। इसको सॉल्व करना चाहें तो हम कर सकते हैं, हो जाएगा 2.3333 आंसर आएगा, 2.33, ठीक है। इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास बी सी की वैल्यू आ गई। अब भाई अगर मेरे पास बी सी की वैल्यू आ गई तो मुझे ए बी भी पता चल जाएगा और मुझे ए सी भी पता चल जाएगा, तो हम लिखेंगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ बी सी इन इक्वेशन 4 एंड 5। तो 4 क्या हो गई, 4 थी ए बी इज इक्वल्स टू 1 प्लस बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू 1 प्लस बी सी, और 5 क्या थी, ए बी इज इक्वल्स टू 3 प्लस बी सी, ए सी इज इक्वल्स टू 3 प्लस बी सी। बी सी की वैल्यू में पता है, तो ए बी बिकम्स 1 प्लस कितना है भैया, 7/3, और हमें पता चल गया ए सी इज इक्वल्स टू, ये बीच में लाइन लगा दो, ए सी इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7/3। अब ए बी की वैल्यू क्या हुई, दोनों को ऐड करो, हुई क्या हुई, ये इंटू 3 करना पड़ेगा, तो 3/3 हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा, ये बन जाएगा 10/3। 10/3 को सॉल्व कर लो, 3 3 9 1 बचेगा, है ना, 3 3 9 1 बचेगा, 1 का क्या करें, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 3 3 9 3.33 आ जाएगा, या तो ऐसे कर लें या फ्रैक्शन में दे दें, 3 होल नंबर 1/3 कर दें, दोनों तरह से हो सकता है। ये देखिए 10 अंदर रखा, 3 बाहर रखा, 3 3 9 बचा 1, तो ये हो जाएगा 3 होल नंबर 1/3, ऐसे कर दें आंसर 1/3.33 आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 7/3, ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 9/3 प्लस 7/3, ये हो जाएगा 7 प्लस 9 16/3। इसको आप अगर ऐसे कर लें, 3 5 15 बचा 1, तो ये हो जाएगा 5 होल नंबर 1/3। तो आंसर आ गया जी हमारे पास, एक आ गया आंसर ए बी का, ये आ गया ए सी का, और ये आ गया बी सी का। बी सी कहाँ गई, बी सी कहाँ गई, बी सी ये रही 7/3। तो यूं ये सवाल कंप्लीट हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। टोटल कितने क्वेश्चन है, 12। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 तक करते हैं, ऐसा करते हैं इसको आज, और हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वो फिर नेक्स्ट वीडियो में बना लेंगे बाकी क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान लग रहा है मुझे। 32 सेंटीमीटर वायर इज बेंट फ्रॉम टू फॉर्म अ स्क्वायर। तो अगर एक तार को मोड़ मोड़ के स्क्वायर बना लिया, इसका मतलब है कि सारी साइड्स बराबर होंगी। ये बात तय है ना अभी अबाजी, क्योंकि स्क्वायर बना है ना, स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड सब मिला लिया तो कितना लंबा तार बना? 32 सेंटीमीटर। तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड इज इक्वल टू 32। ये बताओ, जब हमने रेक्टेंगल में किया था तो वहाँ लेंथ इंटू ब्रेड क्यों किया था? लेंथ प्लस ब्रेड प्लस लेंथ प्लस ब्रेड क्यों किया था? क्योंकि हर लेंथ ब्रेड के बराबर नहीं होती, इसलिए लेंथ अलग लेनी पड़ती है, ब्रेड अलग लेनी पड़ती है। स्क्वायर में इसलिए एस तीनों चारों को ले सकते हैं कि सारी साइड्स बराबर हैं, ये सब आपस में ऐड हो सकती हैं। तो 4 साइड इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। तो 1 साइड इज इक्वल टू कितनी है पता चल जाएगा हमें। कितना आसान सवाल है। साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड इज 32, यानी 4 साइड इज इक्वल टू 32। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। इसके बाद तो आंसर आ ही जाएगा। 4/4 30/4। साइड कितनी है ये पता चल जाएगा आपको, इससे आगे मैं नहीं कराता। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी आसान लग रहा है मुझे, मैं दिल नहीं चाह रहा अब 6 पर रुकने का, आगे तक करा दूँ सोच रहा हूँ। हसन एंड असगर हैड 800 रुपीज़। हसन हैड 4 टाइम मनी एज असगर। हसन के पास जो मनी है वो एच लेते हैं, ठीक है। लेट्स टेक एच इज इक्वल्स टू हसन्स मनी, ठीक है। और दूसरा कौन था भाई? असगर। ए इज इक्वल्स टू असगर्स मनी, ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं? एच प्लस ए मिला लो तो कितने बनते हैं? हसन और असगर की मिला लो तो कितने बनते हैं? 800 रुपीज़। लेकिन अब दो वेरिएबल है ना, एक एच है और एक है, इसका मतलब है कि इक्वेशंस कितनी बननी चाहिए? 2। अरे भाई 2, जितने वेरिएबल होंगे कम से कम इक्वेशन उतनी बननी चाहिए। इसमें 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन बनेगी। अब देखते हैं वो कैसे बनेंगी। एक और बात बता दी, हसन हैड 4 टाइम्स एज मैनी एज असगर। चलो यही पता चल गया कि हसन के पैसे इतने हैं कि असगर को मल्टीप्लाइड बाय 4 करो तो हसन के पैसे बनते हैं। तो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब ये क्या पूछ रहे हैं? हाउ मैनी रुपीज ईच हैड है, ठीक है। हमें पता चल गया, वी नो फ्रॉम इक्वेशन 2 कि एच की वैल्यू ए की टर्म्स में क्या है। तो हम कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एच फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। एच की वैल्यू क्या है? 4a। अब हम h की जगह 4a लिख सकते हैं, तो 2 बन जाएगी 4a प्लस a इज इक्वल्स टू 800। इससे क्या होगा? इससे a की वैल्यू मिल जाएगी। 4a थे और एक और a आ गया तो हो गया 5a इज इक्वल्स टू 800। तो फिर a की वैल्यू क्या होगा? डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। तो a इज इक्वल्स टू 800/5। 5 1 5, 5 1 5, 3 बचा, 5 6 30, 5 0 0। तो a इज इक्वल्स टू 160। जब ये पता चल गया कि असलम के 160 थे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हामिद के कितने थे। क्यों? क्योंकि हामिद इज इक्वल्स टू 4a, है ना। क्या गलती हो गई कोई? अच्छा हाँ हसन था भाई, हामिद नहीं था भाई, हसन था। सॉरी सॉरी सॉरी। तो अब क्या हुआ कि हमें निकालने हैं हसन के, तो पुट दिस वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 160 इन इक्वेशन 2। तो h इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 160। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 बनते हैं, 64 बनते हैं तो 640 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। सारे आगे के करा दूं या यहाँ पे बंद करूं?
तो बच्चे कह रहे हैं कि वीडियो ही बंद कर दें, हम वीडियो पॉज नहीं करेंगे, वीडियो क्लोज करना चाहेंगे। तो चलें जी, इसको हम पार्ट ए पार्ट बी में करके बना लेते हैं। तो होपफुली आपको यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें इससे पहले कि मैं अगली वीडियो भेजूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।